नमस्कार दर्शकों, मैं हूं राजेश शर्मा। 2026 में आप सभी का स्वागत है। इस वर्ष के शुरुआत के साथ ही कुछ चिंताओं ने, कुछ आशंकाओं ने हम सभी लोगों को घेर रखा है। सोने चांदी के भाव हो या डॉलर के भाव हो, वो हिचकोले खा रहे हैं और देश दुनिया में चारों तरफ उलट पुलट हो रहा है। एक दूसरे के संग्राम छिड़े हुए हैं, कोई किसी पर अटैक कर रहा है, कोई किसी को उठा रहा है। इन सब सवालों को लेकर हम आज हमारे स्टूडियो में सतीश शर्मा जी से बात कर रहे हैं। सतीश शर्मा जी प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री, राजनीतिक चिंतक और ज्योतिषीय विश्लेषक हैं। मैं सतीश शर्मा जी का स्वागत करता हूं। नमस्कार राजेश जी, और दर्शकों को भी नमस्कार। मेरा सवाल सर ये है कि सोना और चांदी जिस तरीके से हिचकोले खा रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी 10,000 ऊपर कभी 15,000 नीचे, इसी तरह डॉलर भी कभी 5 रुपये नीचे जाता है, कभी 10 रुपये ऊपर हो जाता है। तो ये आने वाले टाइम को इन तीनों चीज़ों ने जो सरकारों से लेकर व्यवसायी आम घरों तक नींद उड़ा रखी लोगों की, तो आप इसको किस तरीके से देखना सर? राजेश जी, पहले तो मैं डिस्क्लेमर दूं कि बेशक राजनीतिक चिंतन मेरे स्वभाव में है, क्योंकि मैं मेरी इस देश की सबसे प्रसिद्ध ज्योतिष पत्रिका ज्योतिष मंथन में पिछले 25-26 साल से लगातार राजनीतिक भविष्यवाणियां भी करता रहा हूं, क्योंकि जनता की डिमांड है। इसलिए देश काल पर ध्यान रखना भी जरूरी है, क्योंकि सारे संसार के बारे में हम भविष्यवाणियां कर रहे हैं। आपके हमारे बीच में जो विषय हैं ज़्यादातर मेदिनी ज्योतिष के हैं, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक परिस्थितियों को लेकर बात करते हैं। डिस्क्लेमर ये है कि मेरे तो सांस सांस में ज्योतिष है, इसलिए कोई बात मेरे मुंह से निकलेगी उसको शुद्ध राजनीतिक चिंतन नहीं समझा जाए। ज्योतिष के परिप्रेक्ष्य में, ज्योतिष की छाया में ही उसको लिया जाए। ये सत्य है कि मेरे बहुत सारे मित्रों ने, आप सही कहते हैं, फ़ोन भी आते हैं मेरे पास, कैसा ये तो कुछ नया है। कुछ भी नया नहीं है। ज्योतिष मंथन का जनवरी अंक का एडिटोरियल पढ़िए, पिछले 25 साल का हमने हर राष्ट्राध्यक्ष के बारे में, हर देश के बारे में और समसामयिक चिंतन प्रस्तुत किया है। और मुझे गर्व है कहते हुए कि हमारी सक्सेस रेट कभी भी 80% से कम नहीं रही। तो आपकी पहली बात का मैं जवाब दूं, शुरू करूं। प्राचीन काल से भारत के मनीषी, भारत की स्त्रियां सोना चांदी जमा करती रही हैं, और वो सोना चांदी जब अंदर चला जाता था, कौन सी अलमारी में? जिसकी चाबी स्त्री की अंटी में रहती है। तब रिजर्व बैंक नहीं था, तब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड भी नहीं था, पर भारत सोने की चिड़िया था। भारत आज से 500 साल पहले भी, 600-700 साल पहले भी सोने की चिड़िया था। संसार का सबसे ज़्यादा चौनार, सबसे ज़्यादा व्यापार भारत में था और संपन्न था। अभी लूट ले गए हमारे देश को अंग्रेज, फ्रेंच, पुर्तगीज, सब मिल मिला के, मुगल्स, खिलजी। तो फिर भी हम अमीर हैं। क्यों? संसार का सबसे ज़्यादा सोना आज हमारे भारत में। इसका महत्व मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। पिछले कुछ वर्षों से भारत सरकार ने चांदी खरीदनी शुरू करी। पिछले 5-7 साल में दुनिया भर का कम से कम 30-35% चांदी अकेले भारत ने खरीद करके जमा कर ली। अभी थोड़े दिन पहले एक बैंक फुस हो गया अमेरिका का, जेपी मॉर्गन चेज। उसने हवा बना के रखा, डॉलर इतना, डॉलर ऐसा, डॉलर ऐसा, डॉलर ऐसा। अंदर से डॉलर कमजोर हो रहा था। उस बैंक ने सबसे बड़ा काम किया कि डॉलर के रेट को बनाए रखा, सोने और चांदी के दाम कभी बढ़ने नहीं दिए। अब वो फेल हो गया बैंक। उसने पिछले दिनों में संसार की कम से कम 15% चांदी खरीद के अंदर रख ली है। तो वो जो डॉलरवाद और क्रेडिट कार्डवाद था, जिसमें सोने चांदी को महत्व नहीं था, वो उलट हमारी शैली पर आ गया। याद रहे,
वो चांदी जमा कर रहे हैं। मैं अरसे से एक बात कह रहा हूँ, आपके मेरे बीच में वार्ता का एक प्रिय विषय रहा है कि लक्ष्मी जी 500 साल पूर्वी देशों में रहती हैं, फिर 500 साल पश्चिमी देशों में चली गईं। सम्राट अकबर के काल तक लक्ष्मी जी भारत में थीं, फिर वो पश्चिमी देशों में चली गईं। लक्ष्मी जी ने अपने पग पूर्व की तरफ बढ़ा लिए, पूर्वी देशों में आ रहे हैं, और निश्चित ही अमेरिका और यूरोपियन देशों में अलक्ष्मी का प्रवेश हो चुका है। ज्येष्ठा लक्ष्मी, लक्ष्मी की बड़ी बहन है, दरिद्रता लाएंगी वहाँ इन देशों में, और ये लक्ष्मी जी अब हम देशों को संपन्न करेंगी। जापान, चीन, कोरिया, भारत और इधर के एक दो देश मान लो। तो डॉलर का पतन की मैं लगातार भविष्यवाणी कर रहा हूँ। उस समय ही पता लग गया था, जब आज से 30-35 साल पहले, करीब 50 साल पहले, जब डॉलर को सोने से डिलिंक कर दिया गया था। अमेरिका ने भ्रम बनाए रखा सारी दुनिया में कि डॉलर उतना ही कीमती है, ये कितना डॉलर छाप लें दुनिया को पता नहीं चलता था। अब जब भारत और कई देशों ने मिलकर तय ही कर लिया है कि हम डॉलर में व्यवसाय नहीं करेंगे और स्विफ्ट के जाल से निकल जाएंगे, और हर डॉलर पर जो कमीशन देना पड़ता है किसी भी देश को, किसी भी व्यवसायी को, उससे बाहर आ जाएंगे, तो 8-10% की बचत तो सीधी सीधी होगी किसी भी बिजनेस सौदे में। तो भविष्यवाणी जो है सत्य पर आधारित है। हम जब कह रहे थे कि लक्ष्मी जी पूर्व में आ रही हैं, पूर्व के देशों ने सोना खरीदना शुरू किया। ये जो अपन कहते हैं ना साहब, 700 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, वो केवल रुपये नहीं है, डॉलर नहीं है, उसमें सोना भी शामिल है, उसकी भी वैल्यूएशन जोड़ी जाती है। तो भारत और चीन ने के विदेशी मुद्रा भंडारों में सोना और चांदी बहुत तेजी से बढ़ा है। चीन भी दनादन चांदी खरीद रहा है, भारत भी दनादन चांदी खरीद रहा है। अब अमेरिका ने एक बैंक को अक्कल आई है कि जब उसका बैंक ही फेल हो गया तो उसने चांदी खरीदनी शुरू कर दी। टिक नहीं पाएगा, भारत और चीन की खरीद क्षमता के सामने वो नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि सारा सोना चांदी यहीं तो है। मेरे को जो जनता की चिंता है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको याद है मैंने कहा था जो भी हो थोड़ा सा सोना खरीदो, चांदी खरीदो, अभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। क्यों? कि सोना और चांदी सरकारी खजानों में जा रहा है, जनता में नहीं आएगा। इससे स्मगलिंग को बढ़ावा होगा, इससे अपराध बढ़ेंगे, एक सोने की बाली के लिए लोग हत्या करने लग जाएंगे। और दूसरा, चांदी इसलिए कि सबसे ज़्यादा खरीदी चांदी की हुई। अब मुद्रा के विनिमय में सोने की भूमिका जितनी बढ़ेगी उतना ही डॉलर का पतन होता चला जाएगा। इसलिए आप जो जानना चाह रहे हैं शायद यही बात थी। तो क्या इनकी कीमतें अभी और बढ़ेंगी या कहीं रुक जाके स्टॉप कभी नहीं घटेंगी, कभी कभी कोई करेक्शन आ जाए, कभी कभी टेम्परेरी खबरें आ जाए कि वो 20,000 बढ़ गया और 600 कम कर गया, ऐसी कहानियां बहुत आएंगी। पर न सोना कभी घटेगा, न कभी चांदी कभी घटेगी। क्यों? कि ये सरकारी खजानों में जा रहे हैं, ये जनता में नहीं जा रहे हैं। सरकारें समेट के इन चांदी सोने को अपने खजानों में जमा कर रही है। भारत सरकार ने जरूर होशियारी करी कि विदेशी बैंकों से सोना निकाल के अपने ही वॉल्ट्स बना लिए और वहीं जमा कर रहे हैं। अब जो दूसरी चिंता अभी पैदा हो रही है वो है कि अभी अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया, अब ग्रीनलैंड की बात कर रहे हैं, इधर हमारे पड़ोस में बांग्लादेश में उथल पुथल हो रही है, पाकिस्तान वैसे ही डगमग हो रहा है, इजराइल सहित ईरान में अभी सुन रहे हैं कि वहाँ पर भी वही शुरू हो गया। तो आप क्या मतलब भविष्य के नज़रिए के हिसाब से अमेरिका, भारत, रूस, चीन, इन सब के बीच में पावर सेंटर क्या कोई बदल रहा है? पावर सेंटर कौन बन रहा है? आगे क्या होने वाला है? देखिए, जो भी कहूँगा मैं ज्योतिष के संदर्भ में कहूँगा। मैंने मेरी भविष्यवाणी का आधार में वराह मिहिर द्वारा देशों के लिए जो राशियाँ फिक्स की गई हैं उनका अध्ययन किया, सदा करता रहा हूँ, सदा बोलता रहा हूँ, सक्सेस रेट उसी से ऊंची रही है। और दूसरी शताब्दी के जो टॉलेमी थे, प्लस 4000 BC में मिस्र की मेसोपोटामिया की ज्योतिष का भी इस्तेमाल किया गया है, यूनान में भी ज्योतिष का खूब विकास हुआ है। टॉलेमी ने जो देशों के मैप बनाए उसमें तो बहुत सारे संशोधन हो गए हैं, पर बहुत सारे देशों की प्रभाव राशि का जो उसने वर्णन किया
उसका भी मैंने इसलिए सहारा लेना पड़ा क्योंकि वराहमिहिर ने जो कुर्म चक्र का प्रस्ताव किया वो केवल आर्यावर्त के लिए किया और देशों के लिए उन्होंने नहीं किया। उनकी नज़र और देशों पर या विश्व मानचित्र पर नहीं थी। उससे कभी कभी अंतर भी आता है। जैसे टॉलेमी ने अमेरिका की प्रभाव राशि कर्क बताई, जबकि आधुनिक जो वैज्ञानिक हैं, ज्योतिषी हैं, खगोलविद हैं, वो अमेरिका की कर्क प्रभाव राशि मिथुन मानते हैं। मिथुन उसकी लग, तो हम लोग उसको सत्य भी पाते हैं। इसको आप अगर प्रमाण के रूप में लें तो आज अगर हम मिथुन प्रभाव राशि को लग्न में मान के निर्णय करें, सोचें, तो हम देखेंगे कि बृहस्पति पिछले कुछ महीनों से वक्री चल रहे हैं और 11 मार्च तक चलेंगे, और इन्हीं अवधि में राष्ट्रपति ट्रंप पागल हो गए हैं। परस्पर संबंध हुआ ना, है ना। तो बृहस्पति के वक्री होने से, क्यों कि मिथुन लग्न में है और मिथुन में वक्री हो गए बृहस्पति, और आज की तारीख में मिथुन से सप्तम भाव में 3-4 ग्रह बैठे। वक्री ग्रह शुभ, वक्र अति शुभ। किसके लिए अति शुभ? अमेरिका के लिए टेम्परेरी बात है। 11 मार्च को जब मार्गी हो जाएंगे, ट्रंप का भूत भी उतर जाएगा। फिर शनि भी वक्री रहे पहले दिनों में। अब शनि वक्री नहीं है, परंतु वो तो संचालित ही बृहस्पति से है, ट्रंप। एक और बात है, मीन राशि में इन दिनों शनि है और उनकी दृष्टि है कन्या राशि पर। ब्राजील की है कन्या राशि। वेनेजुएला तो बीच का पड़ाव है, असली दाव तो ब्राजील पर है। ये दोनों राष्ट्रपति, और उधर कोलंबिया का राष्ट्रपति चुनौती दे रहे थे ट्रंप को। अब एक छोटे से देश को मार लिया और शेर बने हुए हैं, पर सारे दुनिया में उनके प्रति जो भाव जागे हैं वो ठीक नहीं है। उनके देश के ही लोग डेमोक्रेट्स इनको खा जाएंगे। खैर, अभी उनकी यूँ चलेगी कि बृहस्पति वक्री 11 मार्च तक है। 11 मार्च से पहले पहले जिन देशों पर हाथ डाल सकते हैं डाल दें, बाद में नहीं डाल पाएंगे। इसका असल मकसद ये है कि उनका नंबर 1 जो शत्रु है चीन है, क्योंकि चीन के बारे में ये प्रोपेगेंडा अमेरिका ने चीन को बढ़ाया कि अमेरिकन कंपनियां चीन में जाओ और वहाँ के संसाधनों को लूटो और खाओ। तो चीन जब नंबर 2 पोजीशन में आ गया और जब यूं लगा कि इसका तख्त हिलने वाला है, जैसे इंद्रासन हिल रहा हो, तो उसको चिंता लगी। अब वो वहाँ वार कर रहे हैं जो चीन की पॉकेट्स हैं। वेनेजुएला में कम्युनिस्ट शासक था, गलतियां कर रहा था। नॉट ओनली दिस, चोरी से, यानी उसने सारे संसार में उसका तेल बिकना बंद कर दिया अमेरिका ने। केवल एक अमेरिकन कंपनी पर छूट थी कि वही तेल निकालेगी और वही बेचेगी, पर चीन चोरी से कितना तेल, अब वो 50 मिलियन बैरल तेल में लगा वेनेजुएला से। ट्रंप ने घोषणा की। तो बहुत बड़ा है, तो अमेरिकन डूबती हुई इकोनॉमी को सहारा देने के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। ब्राज़ील ब्रिक्स के संस्थापक देशों में से हैं और खुल के अमेरिका के विरोध कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को सम्राट बोला, चुनौती दी कि सम्राट हैं क्या। तो इसलिए उस कन्या राशि ब्राज़ील की, उस पर उनकी नज़र है। अब वो ग्रीनलैंड पे दाव बता रहे हैं, कनाडा को 51वां राज्य बनाने की इच्छा रखते हैं। ग्रीनलैंड पर डालने का मतलब हथियार खरीद में अमेरिका फ्रांस के खिलाफ है। क्यों कि जो हथियार भारत अमेरिका से खरीदने वाला था, अब फ्रांस से और रूस से खरीद रहा है। फ्रांस और ब्रिटेन को अगर चूना लगाना है तो ग्रीनलैंड पर हक अमेरिका का होना चाहिए। इसलिए नाटो देश और यूरोपीय देश डरे हुए हैं। तो इसमें अपन ये भी देखते हैं कि अभी जैसे लेटेस्ट भारत को भी फिर इन्होंने धमकी दी कि साहब 500% टैरिफ लगा देंगे, या अभी वापस ईरान में जो कुछ हो रहा है या बांग्लादेश में चल रहा है, ये कब तक चलेगा? ईरान पाकिस्तान कुछ इस तरह की स्थितियाँ। देखिए, ईरान रशियन प्रभाव क्षेत्र में और चीनी प्रभाव क्षेत्र में, इसलिए अमेरिका तो पीछा देगा। जो चीन को ख़त्म करने के लिए चीन की जितने भी पॉकेट्स हैं, देखिए अमेरिका ही अंतर महाद्वीपीय आक्रमणों में विश्वास करता रहा। भारत और चीन अपने उनसे बाहर नहीं गए।
चीन की नेवी ने थोड़ी कोशिश की, पर आज भारत की नेवी स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी है। रूस भी अपने प्रभाव क्षेत्रों से बहुत ज़्यादा दूर नहीं गया। पूर्व और पश्चिम का फर्क हमेशा रहा, केवल अमेरिका ने दुस्साहस किए। अब वो ईरान में आ तो रहा है अमेरिका को, पर अब वो साउथ चाइना सी की बोली भूल गया है। ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने बंटवारा कर लिया हो। वेनेजुएला पर आक्रमण करने के कारण भारत बांग्लादेश पर आक्रमण कर दे या चीन ताइवान पर कर दे तो लॉजिकली दे आर करेक्ट, कैसी गुंडागर्दी कोई भी कर सकता है देश। इसलिए ईरान में रूस और चीन की मोनोपोली खत्म करने के लिए अमेरिका आगे आ रहा है। दूसरा बड़ा कारण यह है कि इजराइल और अमेरिका की संधि है और अप्रत्यक्ष रूप से भारत भी चुप है, क्योंकि खमैनी ने 1970 और बाद में शाह रजा पहलवी के पतन के बाद कश्मीर में सबको मदद करी। पाकिस्तान से तो दांत काटी रोटी थी उस समय। अब जरूर कुछ खिलाफ हुए हैं, तो इस कारण से भारत भी चुप है कि ईरान का पतन होता है, खोमैनी शासन चला जाता है। शाह रजा पहले के टाइम में लड़कियां स्कार्फ में खुले घूमती थी, खूब एजुकेशन थी, खूब सारा था। इन्होंने सब बंद कर दिए, इसलिए वहाँ विद्रोह हो गए हैं। भारत और इजराइल के संबंधों को अब कैसे देखते हैं आप? अद्भुत। भारत एकमात्र देश है जिसने यहूदियों को शरण दी। यह भी सच है कि यहूदी अमेरिका की सबसे धनी जाति है, और यह भी सच है कि डीप स्टेट में यहूदियों का भी बहुत बड़ा योगदान है। ये एक अंतर कथा जो इजराइल और भारत के बीच में है, पर यह सच है कि यहूदी संसार में यदि सबसे ज़्यादा कहीं सुखी हैं तो भारत और अमेरिका में ही। अमेरिका में धन के कारण और भारत में रेस की बढ़ोतरी और सुरक्षा के कारण। अब अमेरिका का मन भ्रम अमेरिका से थोड़ा थोड़ा हट रहा है, क्योंकि अमेरिका ने जिसका साथ दिया उसको बीच राह में छोड़ दिया। अमेरिका ने कभी किसी का अंत तक साथ नहीं दिया और उसको मरने के लिए छोड़ दिया। इजराइल में ये भावना पड़ना पड़ेगा, और किसी ने कहा भी है वहाँ कि अगले 10 साल में इजराइल को अमेरिका की जरूरत नहीं रही। इजराइल अपने भावी पार्टनर्स की खोज कर रहा है। इजराइल इतना छोटा सा देश है कि वहाँ हथियार निर्माण फैक्ट्री बनावे तो कभी भी कोई ईरान समर्थित जितने भी आतंकवादी समूह हैं 3-4 वो आक्रमण कर सकते हैं। उसने भारत को अपनी निर्माण स्थली बनाने का फैसला कर लिया है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका का पिट्ठू होते हुए भी उसने भारत के साथ रुपये में व्यापार करना स्वीकार कर लिया। तो ये तो बात स्पष्ट है कि भाई एक दिन या एक वित्त वर्ष के लिए तो है नहीं ये सौदा। इसलिए भारत अमेरिका को रिप्लेस करेगा एक दिन, ये मेरी भविष्यवाणी। इजराइल के मामले में भारत एक दिन इजराइल अमेरिका को रिप्लेस करेगा, ये मेरी भविष्यवाणी है। अगले 5 से 10 साल के बीच में आप सब देख सकते हैं। क्या ये विमान निर्माण, हथियार निर्माण में भी साथ आएंगे? निश्चित साथ आएंगे। इजराइल की टेक्नोलॉजी बहुत उच्च कोटि की है। इजरायली ड्रोन्स ने हल्ला मचा दिया, पर गत दिनों देखने में आया इजराइल का डिफेंस सिस्टम भी कहीं ना कहीं मार खा गया था। भारत का जो इजराइल और रूस के साथ जो डिफेंस सिस्टम है, ये पिनाक मिसाइल्स हैं, ये S-400 है, ये कमाल की है। इसलिए ये आप कोई आश्चर्य नहीं यदि भविष्य में इजराइल और रूस में भी आपस में प्रेम संबंध देखने को मिले भारत के कारण। क्या भारत विमान निर्माण और हथियार निर्माण के क्षेत्र में अमेरिका को रिप्लेस करेगा कभी? 100%। अमेरिका का के जी इंजन को लेके डीलिंग टैक्टिक्स चलती रही कि भारत मांगते रहे, वहाँ पैसे भी जमा करा लिए, और जहाँ 10 इंजन देने थे वहाँ 2 ही दिए, 3 दिए। तो ये उसकी दुष्टता है जो भारत को तंग करती है। भारत स्टील विमान और 5+ कैटेगरी के जो विमान है उस गति को तेजस अभी नहीं पकड़ सका है। जिस दिन पकड़ लेगा ये पानी भरेंगे अमेरिका और सारे देश। एक इंजन का जो टेस्ट हुआ है आज, तो उसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि भारत उस दिशा की तरफ बढ़ रहा है जहां उसको अमेरिका से इंजन नहीं लेना पड़ेगा। नहीं, वो विमान का इंजन नहीं है, वो मिसाइल का इंजन है। मिसाइल टेक्नोलॉजी में तो इंडिया आज भी कमाल है, और ये डिक्लेयर करते हैं 5000 किलोमीटर, उसकी रेंज 12-13 हज़ार किलोमीटर। अमेरिका और चीन को डर यही है कि उनके हर शहर पर ये, और जिस एक्यूरेसी के साथ इन्होंने मिसाइल भेजी हैं और टारगेट्स को ध्वस्त किया है, 312 किलोमीटर दूर से हवाई जहाज को मार दिया, वो भी अवाक्स विमान को। कमाल कर दिया इंडियंस ने, ऐतिहासिक है।
तो वो पर ऐसा लगता है 2-3-4 साल में ये लोग वो सफलता हासिल कर लेंगे। अब हम आपस मुद्रा की तरफ आ रहे हैं। ब्रिक्स मुद्रा को लेकर भी आप बोलते रहे हैं। ब्रिक्स मुद्रा क्या भविष्य में आ पाएगी? दूसरे, युआन, डॉलर और रुपया, इन चीज़ों को आप किस तरीके से कोरिलेटेड करते हैं? ऐसा लगता है वो तो अर्थशास्त्री भी हो गए हैं। यूँ है कि ब्रिक्स का जन्म के दिन से ही अमेरिका को मिर्ची लग गई है। ट्रंप ने खुलेआम कहा कि ब्रिक्स का जो गठन है वो डॉलर का पतन के कारण है, और उसने ये भी घोषणा की जो डॉलर का पतन कारण बनेगा मैं उसके खिलाफ हूँ। ब्रिक्स में मुद्रा की बात चली शुरू में। ब्रिक्स की मुद्रा थियोरेटिकली, कंसेप्चुअली सब कुछ एग्रीड टू है, कंसेंसस आ चुकी है। भारत उसमें इस समय नाराज था कि युआन को, वो चीन अपनी मुद्रा को ही ब्रिक्स की मुद्रा बनाना चाहता था, जो कि चीन कभी भी भरोसेमंद रहा। जैसे अमेरिका कभी भी भरोसेमंद नहीं है, चीन भी कभी भरोसेमंद नहीं है। इसलिए बात आगे नहीं बढ़ी। हार कर चीन ने भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। अब आप देखेंगे कई जगह रूस, चीन और भारत में इस संबंध स्पष्ट होता चला है कि रूस और भारत के बीच में रुपये रूबल में व्यवहार हो रहा है, और कई जगह रुपये भी चल रहा है, युआन भी चल रहा है। यानी चीन भारत के अंदर ही अंदर कुड़ता हो, परंतु रुपये को लेकर इनकार नहीं कर रहा है। यह आश्चर्यजनक बात है। इसलिए युआन और रुपया बरोबर से चलेगा, और एक दिन जब और देश देखेंगे ना कि अमेरिका का पतन हो रहा है, अवज्ञा बढ़ रही है, और आप देख ही रहे हैं कि नाटो की कोई अस्तित्व नहीं बचा है। और जब अफगानिस्तान को खाली किया अमेरिका ने, उसके बाद से नाटो का तो खराब हो ही गया, और यूरोपीय संघ में भी फूट पड़ गई है, और फ्रांस और ब्रिटेन के ये खिलाफ हो गया है अमेरिका, और इनके पतन के लिए ग्रीनलैंड जैसी बातें चला दी, डर के रहो। मैक्रो को भारत की शरण में फिर आना पड़ रहा है। कोई क्षण ऐसा आ सकता है जब ट्रंप का पतन होगा और इतना आक्रामक नहीं रहेंगे। फ्रांस और जर्मनी और ये जो मध्य यूरोप है, ये जो क्रॉच द्वीप है हमारे शास्त्रों में, यूरोप का जो हिस्सा है, जर्मनी, मध्य यूरोप, और तो ये आखिर में भारत के पक्ष में जाएगा। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी भारत की मजबूरी है, पर भारत एक दिन ऐसी स्थिति में आ जाएगा जैसे कि डॉलर है ना, भारत का स्वर्ण और भारत की मुद्रा एक दिन शक्तिशाली हो जाए। ये जो भ्रम फैला रहे हैं ना हमारे ही विरोधी कि रुपया कमजोर हो रहा है, वो डॉलर रुपये के संबंध को हटा के रुपये का तुलना अन्य देशों की मुद्राओं से करें तो उनको समझ में आ जाएगा कि रुपया किस तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो हमारे यूपीआई सिस्टम मैक्सिमम देशों में एक्सेप्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए ब्रिक्स की मुद्रा आनी ही है, और मीन राशि के शनि के रहते ही ट्रंप चल रहे हैं। मेष राशि में आते इनका पतन हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि अगले जो मध्यावधि चुनाव है उसमें ट्रंप को कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तो भविष्यवाणी ये है मेदिनी ज्योतिष के आधार पर कि ब्रिक्स मुद्रा के अलावा भी परस्पर जो मुद्राओं के संबंध है वो बढ़ेंगे, और उसी अनुपात में डॉलर का पतन होता चला जाएगा। मैं वापस ट्रंप की तरफ जाना चाहूँगा कि आपने एपस्टीन फाइल का जिक्र किया था, और अभी वापस से एपस्टीन को लेकर अभी कुछ चीज़ें जारी हुई है। तो क्या ट्रंप इस मुसीबत से पार पा पाएंगे या इसमें फंस जाएंगे? नहीं पाएंगे, फंसेंगे। ट्रंप एक प्ले बॉय की तरह काम कर रहे थे अपने जवानी के दिनों में, एपस्टीन के साथ उसके विमान में बहुत बार देखे गए। उनकी बाद की भी जो मुद्रा है, प्रत्यक्ष व्यवहार है, वो उसकी पिछले जीवन की छाप उन पर है। वो किसी महत्वपूर्ण महिला को जिस ढंग से उन्होंने पेश बताया उसके बारे में, उसकी आकृति ऐसी है, उसका सौंदर्य ऐसा, तो ये सब बातें ठीक नहीं है। मेरी भविष्यवाणी है कि ट्रंप को मजबूर होना पड़ा एपस्टीन फाइल खोलने के लिए। मैं अकेला हूँ जो लगातार 2 वर्ष से कह रहा हूँ कि एपस्टीन फाइल एक दिन खुलेंगी। ये भविष्यवाणी मेरी सत्य हो गई, और अब बता रहा हूँ एपस्टीन फाइल में
भारत के कुछ उद्योगपति, एक आध राजनेता और ट्रंप सब फंसेंगे और इन पर मुकदमे चलेंगे। और कारणों से भी, एपिस्टीन फाइलों के कारण इन सत्ता से इनकी बेदखली हो जाएगी और एक दिन जीरो वैल्यू पर आ जाएंगे। अब वापस अपन अमेरिका की एक मुद्दे को लेकर चल रहे हैं कि वेनेजुएला, ग्रीनलैंड या दूसरे कई मुद्दों को लेकर आज संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या कोई स्टेटस बचा है, क्या उपयोगिता बची है, मतलब क्या आप उसको किस तरीके से देखते हैं? बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। भारत भीख मांग रहा था वीटो की, मोदी ने राग पलट दिया, ऐसी की तैसी तुम्हारे वीटो की। उसने ग्लोबल साउथ का नारा खड़ा करके संयुक्त राष्ट्र संघ से ज़्यादा बहुमत इधर जुटा लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ फेल एक निरीह प्राणी की तरह देख रहा है कि एक डकैती डाली, वेनेजुएला में करके आ गया, चाहे जहाँ गए आक्रमण करके आ गए। वस्तुतः संयुक्त राष्ट्र संघ फ्लॉप हो चुका है और अपनी घटती भूमिका को देखते हुए अपना खर्चा बचाने के लिए ट्रंप ने 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अपना हाथ खींच लिया है, यानी बजट भी देना बंद कर दिया है। तो पूरा सिस्टम जो इन्होंने बंदरबांट की थी 1947 के आसपास, आपको पता है इस बात का कि उन्होंने कहा ये देश हमारे हक में छोड़ दो, और रूस से कह दिया, अमेरिकन राष्ट्रपति ने स्टालिन से कह दिया, यानी ब्रिटेन के प्रभुत्व के देश को रूस के हवाले छोड़ दिया। ये लोग दोहरा काम करते हैं, पैलेस्टीन को डॉलर देते हैं, इजराइल को हथियार देते हैं, पाकिस्तान को हथियार और विमान देते हैं, और भारत को अनाज देते हैं, सड़ा हुआ दूध देते हैं जिससे कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान को डॉलर देते हैं, हथियार देते हैं। इन्होंने सब देशों ने मिलके 2 देशों को लड़ाने की योजना बनाई। सारे संसार में कोई भी 2 पड़ोसी देश ये दोनों लड़ाने का काम करते हैं। और आज रूस को आप भगवान मान लो, चाहे कल तक रूस के भारत के 6 प्रधानमंत्री, इनके सब डॉक्यूमेंटेड है, प्रमाण कि उनसे वजीफा पाते रहे। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के मंत्री केजीबी के से वो बनाए रखे हैं। आज जब रूस संकट में आ गए या फ्रांस संकट में आ गए, भारत सबके पनाह में आ रहे हैं, तो अलग बात है। बाकी मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी अगले 50 साल का इतिहास गढ़ चुके हैं। यूएनओ या तो बदल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, या उसमें 5 की जगह 15 स्थायी सदस्य हो जाएं, 20 हो जाएं, और उनमें भारत ब्राज़ील की पैरवी शुरू से करता रहा है, ये लोग आ जाएं और इन लोगों की जो बपौती है उसको ख़त्म कर दें। और ये भी हो सकता है कि नरेंद्र मोदी इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए काम करें और ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ को मिला के एक नए संगठन का और आपसी आचार व्यवहार का तय कर रहे हैं। क्या इसको लेकर कोई लॉबिंग चल रही है? पक्की चल रही है, ब्रिक्स लॉबिंग है। ब्रिक्स और ये संयुक्त राष्ट्र संघ के पैरेलल कोई दूसरा, अब नाटो को और यूरोपियन संघ को अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकाल के भारत अपने प्रभाव क्षेत्र में ला रहा है। आप पाएंगे कि आगे चलकर ब्रिटेन को कोई नहीं पूछ रहा है, फ्रांस को कोई नहीं पूछ रहा है, जर्मनी को कोई नहीं पूछ रहा है। इन लोगों की स्थिति बहुत दयनीय हो जाएगी, है ना। और तब लॉबिंग में ये भारत के छोटे भाइयों के रूप में काम करेंगे। मैं जो अब तक समझाऊं कि अगले 5 साल में आप देखने को मिलेंगे, रूस का प्रभाव क्षेत्र अलग हो जाएगा, पश्चिमी देशों तक सीमित रह जाएगा अमेरिका, एशिया, दक्षिण एशिया का पूरा प्रभुत्व भारत को मिल जाएगा, और चीन और भारत में इनको लेकर टसल रहेगी। और चीन अगर ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो साउथ चाइना सी में ये ग्लोबल ये जो क्षेत्र है इसके प्रभाव क्षेत्र में आ जाएगा। तो 4 बड़े खेमे हो जाएंगे, भारत, चीन, रूस और अमेरिका। यूरोप कुछ नहीं। क्या ब्रिक्स का दायरा और बढ़ेगा? निश्चित रूप से बहुत सारे देश, अरे अंदर अपने विदेश मंत्री जयशंकर जी घूम रहे हैं, उसका अर्थ समझिए आप। कल परसों उनको 400-500 किलोमीटर की यात्रा कराई न्यूयॉर्क तक की। अमेरिकन जो एजेंसीज हैं उन्होंने वो प्रभुत्व दिया जैसे कोई राष्ट्राध्यक्ष जा रहा हो। अमेरिका को भी समझ में आ रहा है कि किसका ऑनर करना चाहिए, है ना। ट्रंप तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात हो गई है कि एक बार नरेंद्र मोदी बात कर ले और वो कह दे कि नरेंद्र मोदी ने मेरे से माफ़ी मांगी। नरेंद्र मोदी ना आज बात करे उससे, न कल बात करे। और ट्रंप अगर भारत को इग्नोर करता है तो करे। अगर वो मेडिसिन पर 500% टैरिफ लगाता है तो लगा के तो देखे, अमेरिकी जनता विद्रोह में खड़ी हो जाएगी। तो लॉबिंग पश्चिम में अमेरिका रह जाएगा, रूस के आसपास के देशों पर रूस की लॉबिंग हो जाएगी, यूक्रेन उसको चला जाएगा, और पूरे हिंद महासागर पर अफ्रीका तक भारत का कब्जा हो जाएगा।
नेवी इसकी बहुत तगड़ी हो गई है, और इधर चीन के प्रभावित देशों में चीन का हो जाएगा ये लॉबिंग है। मेरे ख्याल में, मैं ज्योतिष के आधार पर कह रहा हूँ, ये सब राशियों की लिस्ट है मेरे पास, किस देश की क्या है। मेदिनी ज्योतिष, टोलेमी और वराहमिर, इनकी दी हुई स्थापनाओं के आधार पर कहता हूँ कि लॉबिंग के लिए इन लोगों में कंसेंसस हो चुकी है। और अमेरिका, जो कि कल तक एक फ्रेंच कॉलोनी था, थोड़ा सा ब्रिटिश के पास था, उसकी स्थिति बदतर हो जाएगी। और अगर हम 20 साल बाद की सोचें तो अमेरिका में भी विखंडन की बातें शुरू हो जाएगी। ये थी आने वाले समय में पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक स्थिति और जो प्रभाव क्षेत्रों में जो बदलाव आ रहा है पूरी दुनिया में, उसका एक ज्योतिषीय और राजनीतिक हिसाब से विश्लेषण। आप सब दर्शकों को मेरा नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे अनुरोध है कि आप हमारा साथ देते हैं, पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें, अपने मित्रों को भेजें। एक घंटी का निशान आता है, बेल आइकॉन है, उसको अगर आप दबाएंगे तो ये जो साहित्यपरक और इसमें राजनीति का भी प्रवेश है, ये वीडियोज आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे। इस अच्छी चीज़ को आप बढ़ाने के लिए हमारी मदद करें। नमस्कार। नमस्कार।